जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथियों आज का जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 पूछा जाता है साथियों, जो कि हिंदी व्याकरण का होता है, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है साथियों। इसके पहले आप लोगों के लिए 47 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है हिंदी पेपर 2 की, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए साथियों। वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में किस प्रकार की शुद्धि है साथियों। लिंग की है, संज्ञा की है, वचन की है या फिर कारक की है। तो वह महिला बहुत विद्वान है, इसमें लिंग की अशुद्धि है साथियों। कैसे लिंग की अशुद्धि है साथियों। वह महिला बहुत विद्वान है, इस वाक्य में लिंग संबंधी अशुद्धि है। इस वाक्य में प्रयुक्त पुल्लिंग शब्द विद्वान के स्थान पर स्त्रीलिंग शब्द विदुषी का प्रयोग होना चाहिए साथियों। शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा, वह महिला बहुत विदुषी है, क्योंकि जब महिला शब्द प्रयोग हुआ है तो वहाँ पे विदुषी प्रयोग होना चाहिए। पुरुष होता तब विद्वान बिल्कुल सही होता, तो इसलिए इसका जो शुद्ध रूप होगा वह महिला बहुत विदुषी है, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है साथियों। खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा, मालवी। तो हिंदी का मानक रूप साथियों खड़ी बोली, ठीक है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली भाषा से विकसित हुआ है। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में शामिल है साथियों। पश्चिमी हिंदी में शामिल अन्य भाषाएं हैं, ब्रजभाषा हुआ, कन्नौजी हुआ, बुंदेली हुआ, बांगरू हुआ और राजस्थानी। पश्चिमी हिंदी का विकास साथियों सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक की रचना है साथियों। नरेंद्र कोहली की है, कुंवर नारायण की है, रामदरस मिश्र की है या फिर नरेश मेहता की है। तो साथियों किसकी है, नरेंद्र कोहली की है। न भूतो न भविष्यति ये उपन्यास है साथियों और इसके लेखक नरेंद्र कोहली हैं। इस उपन्यास के लिए इन्हें के बिरला फाउंडेशन द्वारा 22वां व्यास सम्मान 2012 में प्रदान किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन शब्द है। दिन क्या है आपका, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर कुछ भी नहीं। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन साथियों आपका क्या होगा, पुल्लिंग होगा, ठीक है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त दिन जो है वो पुल्लिंग है। दिए गए विकल्पों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। सखी मयंक तव मुख सब सुंदर, ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, हरिमुख मानो मधुर मयंक, तारे आसमान के हैं आए मेहमान बन। तो साथियों भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है आपको यह बताना है। तो साथियों ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार होगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, भ्रम है साथियों। कैसा भ्रम है देखिए, प्रस्तुत पंक्ति ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान में भ्रांतिमान अलंकार है। इस पंक्ति में साथियों हंसनी को ओस बिंदु में मोती की भ्रांति हो रही है, ठीक है। ओस का जो बूंद है उसमें हंसनी को मोती दिख रहा है, मोती का भ्रम है। जब सादृश्य के कारण उपमेय में उपमान का भ्रम हो साथियों, अर्थात जब उपमेय को भूल से उपमान समझ लिया जाए, तब वहां पे क्या होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है, ठीक है। विप्र शब्द का समानार्थी है क्या है, सहचर है, याचक है, ब्राह्मण है या फिर विधाता है। तो विप्र शब्द का समानार्थी क्या होगा साथियों, विप्र शब्द का समानार्थी ब्राह्मण होता है, ठीक है। क्या होता है, ब्राह्मण होता है। महान का विपरीतार्थक शब्द क्या है साथियों, वीर है, तुच्छ है, धीर है या फिर सज्जन है। तो महान का विपरीतार्थक शब्द होगा साथियों तुच्छ, ठीक है। महान हुआ उसके जस्ट विपरीत तुच्छ हो जाएगा। महान का विपरीतार्थक शब्द तुच्छ है, सज्जन का दुर्जन है, वीर का कायर है और धीर का विपरीतार्थक शब्द अधीर है साथियों, ठीक है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द है। लंकेश है, सुमित्रा पुत्र है, लोकेश है, नरेंद्र है। लक्ष्मण का एक अन्य पर्यायवाची शब्द, तो एक अन्य पर्यायवाची शब्द साथियों सुमित्रा पुत्र है, ठीक है। सुमित्रा पुत्र जो है लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द है। लखन है, शेषावतार है, रामानुज है, सौमित्र है आदि हैं लक्ष्मण के पर्यायवाची शब्द। लंकेश रावण का, लोकेश ब्रह्मा का और नरेंद्र जो है राजा का पर्यायवाची शब्द है साथियों। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन में आयोजित किया गया था, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है। 1945 उदयपुर, 1975 नागपुर, 1910 वाराणसी, 1955 दिल्ली। तो साथियों 1975 नागपुर में
प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन आयोजित किया गया था? ठीक है, 1975 नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है साथियों। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन 10 से 12 जनवरी 1975 के मध्य नागपुर माने के महाराष्ट्र में किया गया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 के मध्य मॉरिशस में आयोजित हुआ था साथियों। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन वर्ष 2021 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न साथियों, आपको गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं साथियों। नैतिकता हमारे लिए सामाजिक मानदंड उपस्थित करती है क्योंकि वह उचित और अनुचित का ज्ञान कराती है। नैतिक नियमों में चरित्र निर्माण की महत्ता पर जोर दिया जाता है और उन्हें मानने वाले कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर व्यवहार करते हैं। नैतिकता में न्याय, पवित्र, औचित्य व दृढ़ता समाहित होती है। नैतिकता आत्मचेतना से प्रेरित होती है। नैतिकता का आधार मनुष्य के जीवन मूल्य होते हैं। नैतिकता आचार शास्त्र के बहुत निकट है। नैतिकता से ही धर्म की अवधारणा भी संबंधित है। धर्म अक्सर नैतिक सिद्धांतों का समर्थन करता है। आवश्यक नहीं है कि सभी प्रकार के नैतिक व्यवहारों की प्रकृति क्या है, धार्मिक हो। कई नैतिकता धर्मनिरपेक्ष भी होती है। तो साथियों ये था आपका गद्यांश। आशा करते हैं आप लोग गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े होंगे। साथियों अगर आपको गद्यांश एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दूसरी बार वीडियो को पीछे करके फिर से आप गद्यांश को देखिए, उसके बाद प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करिए। तो चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में पूछा गया है साथियों, गद्यांश में प्रयुक्त आचार शब्द से क्या तात्पर्य है? मनन है, तर्क है, चिंतन है या फिर व्यवहार है? तो साथियों क्या है? व्यवहार है। आचार शब्द से जो तात्पर्य है वो व्यवहार है। ठीक है। नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित है। दोनों की उपेक्षा से मनुष्य डरता है। नैतिकता और धर्म दोनों में अटूट रिश्ता है। दोनों ही अलौकिक संसार से संबंध हैं। तो बताइए नैतिकता धर्म से संबंधित है क्योंकि साथियों दोनों ही सामाजिक व्याख्याओं से संबंधित हैं। नैतिकता है, क्या है नैतिकता? परंपराएं और रूढ़ियां, कर्तव्य, धर्म, आचार शास्त्र। नैतिकता क्या है साथियों? तो नैतिकता जो है वो आचार शास्त्र है। ठीक है, तो आचार शास्त्र आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तड़ाग, शतदल, जलाशय, सर। सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है साथियों। तो शतदल जो है वो सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शतदल सरोवर का नहीं बल्कि कमल का पर्यायवाची शब्द है साथियों। तड़ाग जो है जलाशय, सर, तालाब, पुष्कर आदि सरोवर के पर्यायवाची शब्द हैं। अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? एक लड़की, यारों के यार, कितना बड़ा झूठ, कलिकथा वाया बाईपास। तो अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला साथियों? तो उनकी कृति है कलिकथा वाया बाईपास। इसी कृति के लिए उन्हें, अलका सरावगी को उनके उपन्यास है कलिकथा वाया बाईपास के लिए वर्ष 2001 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2001 में कौन सी कृति है? कलिकथा वाया बाईपास। क्या है? उपन्यास है साथियों। ठीक है। वर्ष 2020 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अनामिका को उनकी कविता टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 के लिए प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ व्यवहार है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ लक्षण है। ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ आचरण है। तो साथियों ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ईमानदारी जो है वो आपका क्या है? गुण है। गुण बता रहा है कि आप ईमानदार हैं। ठीक है, तो ईमानदारी मनुष्य का श्रेष्ठ गुण है। ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य होगा। मेरी जेब में 10 रुपए हैं वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है। तो साथियों क्या है? इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। मेरी जेब में 10 रुपए हैं तो पूर्ण वर्तमान काल है, मेरे जेब में 10 रुपए है। ठीक है साथियों, क्या होता है पूर्ण वर्तमान काल? जिस वाक्य से वर्तमान काल में कार्य की पूर्ण सिद्धि का बोध होता है उसे हम पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। तो इसमें क्या है? मेरी जेब में 10 रुपए हैं, कार्य की पूर्ण सिद्धि हो गई है कि हाँ मेरे जेब में 10 रुपए हैं, तो यह क्या है? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? पत्तियों, पत्तियां, पत्ते, पत्तियां। पत्ती शब्द का बहुवचन रूप साथियों क्या होगा? तो पत्ती शब्द का बहुवचन पत्तियां होगा साथियों।
पत्ती शब्द का बहुवचन रूप पत्तियां हैं। इकारांत स्त्रीलिंग के अंतिम ई के स्थान ईओ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। क्रय का विपरीतार्थक शब्द पहचानिए। खेद होगा, विक्रय होगा, बिक्री होगा या फिर खरीद होगा। क्रय का विपरीतार्थक शब्द, तो साथियों क्या होगा? क्रय का विक्रय हो जाएगा। क्रय का विपरीतार्थक शब्द विक्रय है। खरीद का बिक्री होगा और खेद का प्रसन्नता या फिर हर्ष विपरीतार्थक शब्द है। ठीक है। अगुआ बनकर दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द का चयन करना है। मंजिल, रास्ता, लक्ष्य, स्थान। तो अगुआ बनकर रास्ता दिखाने वाला क्या कहलाता है साथियों? पथ प्रदर्शक कहलाता है। तो रास्ता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धावक तेज गति से दौड़ते हैं। वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर कालवाचक है साथियों? तो तेज गति, धावक जो है वो तेज गति से दौड़ते हैं। तेज गति जो है साथियों वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है। जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति संबंधित विशेषता का पता चलता है वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। दिए गए विकल्पों में से उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानिए साथियों। शिक्षा पर आजकल बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा पर बड़ा महत्व है। आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। आजकल शिक्षा का बड़ा प्रचलन है। तो क्या कह सकते हैं साथियों? उचित एवं शुद्ध वाक्य पहचानने तो क्या होगा? आजकल शिक्षा को बड़ा महत्व दिया जा रहा है, यह आपका शुद्ध वाक्य होगा और उचित भी है। ठीक है। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? सकर्मक, नाम धातु, प्रेरणार्थक, अकर्मक। आपको बताना है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, क्रिया का भेद कौन सा प्रयुक्त हुआ है? तो साथियों इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है क्योंकि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है। मैं क्रिया में क्या का प्रश्न लगाऊंगा तो आंसर निकल के आएगा क्या? क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। ठीक है। जब पत्र लिख रहा है और कर्म आ गया साथियों तो वहां पे सकर्मक क्रिया हो जाएगा। मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है क्योंकि लिखना क्रिया का प्रभाव पत्र कर्म पर पड़ रहा है। जिस क्रिया का कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। और जहां पे कर्ता की पूरा जो होती है प्रधानता होती है वहां पे अकर्मक क्रिया होती है। या कह सकते हैं कि क्रिया में हम क्या क्या प्रश्न लगाएं और उत्तर न मिले तो वहां पे अकर्मक क्रिया हो जाएगी और उत्तर मिल जाए तो वहां पे सकर्मक क्रिया होता है साथियों। ठीक है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक शब्द है? क्रिया विशेषण का, विशेष्य का, विशेषण या फिर संज्ञा। तो मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द साथियों विशेषण है। वाक्य में सुहावना शब्द विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं साथियों। और विशेषण की जो संख्या होती है वो 4 प्रकार की होती है। अगर का विलोम शब्द है, पूर्व है, आगे है, पश्च है, नीचे है। तो अगर का जो विलोम होगा साथियों वो क्या होगा? अग्र होगा तो पश्च होगा। ठीक है। अग्र पश्च। अगर का विलोम साथियों पश्च है, आगे का विलोम पीछे होता है, ऊपर का विलोम नीचे होगा और पूर्व का विलोम क्या होता है? पश्चिम होता है साथियों। घटा शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? घटाइया, घटाएं, घटाओं, घटाएं। तो घटा शब्द का बहुवचन रूप साथियों आपका घटाएं होगा। ठीक है। क्या होगा? घटाएं होगा। अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ए लगाने से बहुवचन बनता है। वे तुम उन सम स्वामी में अलंकार का कौन सा रूप है? भ्रांतिमान है, संदेह है, उपमा है या फिर रूपक है साथियों? तो वे तुम उन सम स्वामी, तो यहां पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है। वे तुम उन सम स्वामी, उस पंक्ति में उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में समानता वाचक शब्द सम का प्रयोग किया गया है। दो पंक्तियां या वस्तुओं के समान धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। सम सम 2 बार प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और अर्थ अनेक बार निकले, 2 या 2 से अधिक बार हो तो वहां साथियों उपमा अलंकार हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उचित उदाहरण पहचानिए। सारंग ले सारंग चली, कानन कठिन भयंकर भारी, नव जीवन दो घनश्याम हमें, अब जीवन में नहीं जीवन।
तो साथियों क्या होगा बताइए, दिए गए विकल्पों में से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण आपको पहचानना है। तो कानन कठिन भयंकर भारी, क यहाँ पे क, न और र और भ, क न भ र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है साथियों, तो यहाँ पे एक अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए कानन कठिन भयंकर भारी में क न र एवं भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जहां वर्णों की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है साथियों, ठीक है। तो कैसी लगी साथियों आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। और साथियों PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं।